12 अक्टूबर 2023 द वायर में एक स्टोरी छपती है और स्टोरी में यह बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने ही डिपार्टमेंट की सलाह को नहीं माना और एक मल्टी करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बजाज अलायंस को दिया। ये जो पूरी स्टोरी है ये पूर्व पीएचई के सचिव अशोक कुमार परमार की चिट्ठी पर ये सारे का सारा बेस्ड है। और इस स्टोरी के आने के फौरन बाद जबरदस्त चीमागोइयां हुई और अलग अलग तरीके से स्टोरी को इंटरप्रेट भी किया गया। 12 अक्टूबर से ही लगातार इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मैं कोशिश कर रहा था कि मालूम किया जाए कि इतने बड़े पत्रकार ने अगर ये स्टोरी लिखी है तो उन्होंने तमाम बेसिस को कवर किया होगा, जो चिट्ठी के अंदर बातें कही गई हैं उनको भी लिखा होगा और जो बातें चिट्ठी के अंदर नहीं लिखी गई होंगी उनका भी उल्लेख किया होगा। क्योंकि पत्रकार के तौर पे मुझे लगता है कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी आईएएस अफसर जिसकी नाराजगी अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ और अपनी सरकार के साथ चल रही हो, जिसको दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट से निकालकर एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया हो, जिसकी तनातनी सरकार के साथ चल रही हो, और अब मैं कल चेक कर रहा था तो ट्विटर पर मुझे अशोक परमार का अकाउंट भी नहीं मिला। क्या वजह रही, अकाउंट है या नहीं है, या उन्होंने उस अकाउंट से मुझे ब्लॉक कर रखा है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने ट्विटर पर बहुत उनका अकाउंट तलाशा लेकिन मुझे नहीं मिला। अब जम्मू कश्मीर की सरकार की जब ये मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी, ये स्टोरी एक चिट्ठी के ऊपर आधारित है। अक्सर पत्रकारिता में बड़े पत्रकारों को तो ज्यादा मालूम है, हम तो बच्चे हैं, तो बड़े पत्रकार ये जानते हैं कि जब भी कोई चिट्ठी आती है आप उस चिट्ठी को पढ़ते जरूर हैं, कागजात को जरूर पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद उस वक्त उस टाइम पीरियड को भी खंगालते हैं जिस वक्त और जिस टाइम पीरियड पर यह स्टोरी बेस्ड है। क्योंकि आप किसी भी कहानी में किसी भी अफसर की बात करें, किसी आम आदमी की बात करें, आप जाहिर सी बात है जब उसकी बात करते हैं तो आप तफसील देने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको तफसील आपके पास नहीं है या आपके पास तफसील है वो मुकम्मल नहीं है तो आप नाम एनोनिमस रखते हैं। लेकिन जब आप किसी का नाम लिखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हकाइक को और ज्यादा उभारा जाए ताकि लोगों को और ज्यादा कैटेगोरिकली और क्लियरली पता चले कि मामला क्या है। अब जहां तक स्टोरी का ताल्लुक है, स्टोरी की शुरुआत में यह कहा जाता है कि स्टेट हेल्थ एजेंसी जो नोडल डिपार्टमेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इंश्योरेंस स्कीम जम्मू कश्मीर में लॉन्च करने के लिए, उन्होंने बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 26 दिसंबर 2020 को। 26 दिसंबर 2020 को जिस समय कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उस समय जहां तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ताल्लुक है, उसके सीईओ कौन थे वो जानना जरूरी है। स्वास्थ्य का सचिव उस समय कौन था, इसकी जानकारी होना भी हमको जरूरी है। और उस समय जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी कौन थे, ये जानकारी होना भी जरूरी है। और उस समय का वित्तीय डिपार्टमेंट यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट का सचिव कौन था, इसकी जानकारी भी होना जरूरी है। उसके बाद कहा जाता है कहानी में आगे कि ठीक एक दिन बाद 27 दिसंबर 2020 को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता के बेटे लक्ष्य मेहता को यह इंश्योरेंस कंपनी हायर करती है। 31 मई 2021 को उसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बने। अब इसको ये जो इतनी स्टोरी जब आप पढ़ लेते हैं, 2-3 स्वाभाविक सवाल आपके मन में आते हैं। पहला सवाल, कॉन्ट्रैक्ट जिस समय साइन हुआ उस समय जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता नहीं थे, जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता नहीं थे। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता उस समय फाइनेंस के फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस थे, वित्तीय डिपार्टमेंट उनके पास था। और यह भी सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी उस समय बीवीआर सुब्रमण्यम थे। कौन बीवीआर सुब्रमण्यम? वो बीवीआर सुब्रमण्यम जो तमाम फाइल्स जो उनके दफ्तर तक जाती थी, उन तमाम फाइल्स को जब तक वो पूरी तरीके से पढ़ नहीं लेते थे और 4-4 बार लाल पेन से नोट लिखकर जब तक वो फाइल वापस भेजकर जब तक उन्हें कंफर्मेशन नहीं होती थी कि ये फाइल बिल्कुल साफ सुथरी है, तब तक वो फाइल उनके दफ्तर से आगे नहीं बढ़ती थी। ये सभी जानते हैं। तो पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम थे तो उन्हें क्या इस बात की जानकारी थी कि 27 तारीख को यानी एक दिन बाद डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का बेटा बजाज अलायंस में नौकरी करने जा रहा है।
हम 26 तारीख को यह कॉन्ट्रैक्ट बजाज अलायंस को देते हैं ताकि डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के बेटे का कैरियर जो है वो बन जाए, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के बेटे का कैरियर बढ़िया हो जाए। क्या यह बात कोई भी आदमी या कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार होगा कि बीवीआर सुब्रमण्यम इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे? सवाल नंबर 2, उस समय के स्वास्थ्य सचिव अटल डुल्लू और डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के बीच में जो उनका रिश्ता था, जो उनकी दोस्ती थी, उस चीज को ध्यान में रखते हुए सवाल यह पैदा होता है कि क्या स्वास्थ्य सचिव से ज्यादा ताकतवर फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस थे कि उन्होंने बीवीआर सुब्रमण्यम को भी इन्फ्लुएंस किया, उन्होंने अटल डुल्लू को भी इन्फ्लुएंस किया और अपनी मनवाई और जम्मू कश्मीर की सरकार को बजाज अलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाया? क्योंकि कहानी की शुरुआत यहीं से हुई है। तो इसका मतलब यह होगा कि आप जब फैक्चुअल बुनियादों पर देखते हैं तो आपकी समझ से परे है कि बीवीआर सुब्रमण्यम चीफ सेक्रेटरी हैं, हेल्थ सेक्रेटरी अटल डुल्लू हैं, और जो स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू कश्मीर की उस समय थी, उस स्टेट हेल्थ एजेंसी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी होते हैं। और उस एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के साथ में एक लंबी चौड़ी प्रिंसिपल सेक्रेटरियों की टीम होती है, जिन प्रिंसिपल सेक्रेटरियों की टीम में डॉक्टर अरुण कुमार मेहता एक मेंबर थे। और बीवीआर सुब्रमण्यम की इमेज यह रही कि वो किसी भी ब्यूरोक्रेट की नहीं सुनते थे, अपने हिसाब से करते थे और अपनी मनवाते थे। जो ठीक लगता था वो करते थे, जो गलत लगता था उस पर दस्तखत न होने देते थे, न करते थे। तो यानी बजाज अलायंस के साथ जब स्वास्थ्य विभाग ने यह कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका मतलब यह जम्मू कश्मीर सरकार की, उस समय की सरकार की मर्जी से हुआ, यह बीवीआर सुब्रमण्यम की मर्जी से हुआ, यह अटल डुल्लू की मर्जी से हुआ। और उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई थी, जिस एग्जीक्यूटिव कमेटी में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर, डीएचएस कश्मीर, डीएचएस जम्मू, उसके अलावा जो जन आरोग्य योजना के सीईओ, ये सब लोग उसके मेंबर, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इंश्योरेंस को के डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करती है, ये कमेटी वहां पर थी। और उसके बाद वित्तीय डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे अरुण कुमार मेहता। अब आगे बढ़िए, अब देखिए स्टोरी के दूसरे भाग में आपने जोड़ने की कोशिश की 26 और 27 तारीख को। दोनों डेट्स को जब आप देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसको इस माइंडसेट के साथ लिखा गया है कि जनाब ये बजाज अलायंस का जो ठेका था ये 26 दिसंबर को इसलिए दिया गया था बजाज अलायंस को क्योंकि बजाज अलायंस में 27 तारीख को डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के बेटे की नौकरी लगने वाली थी, इसीलिए हुआ था। और डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को 26 दिसंबर को ही यह सपना आ गया था कि वो 2021 में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं जम्मू कश्मीर के इस समय के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, इन्हें कौन रिप्लेस करेगा? क्या किसी को जानकारी है? बड़ा पत्रकार हो, छोटा पत्रकार हो, किसी पत्रकार को कोई जानकारी नहीं है। बीवीआर सुब्रमण्यम को रिप्लेस किया जाएगा, उनकी जगह किसी और को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा, इसकी तो बात भी कहीं नहीं थी। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता बनेंगे, इसके बारे में भी किसी को कानो कान खबर नहीं थी। अचानक यह फैसला, और उस वक्त भी इस वक्त की तरह कि दिल्ली से कोई ब्यूरोक्रेट आएगा जिसको चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा, यह खबरें उड़ रही थी। लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी बन गए। उसके बाद इस कहानी में आगे चलिए, यह कहा गया कि जब इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम बाहर निकलना चाहते हैं तो स्टेट हेल्थ एजेंसी ने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया। इन्होंने 15% एडेंडम दिया एग्जिस्टिंग पॉलिसी पर, और इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं थी। जो इलीगल चेंजेस, इलीगल जो गलत चेंजेस रेगुलराइज की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने, ठीक है, हालांकि फाइनेंस और लॉ डिपार्टमेंट ने इन फैसलों को लेकर ऑब्जेक्ट किया था। यहां पर बड़े पत्रकार अगर थोड़ी सी रिसर्च करते, मालूम करते कि जिस फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, उस फाइनेंस डिपार्टमेंट को उस समय हेड कौन कर रहा था। और अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का एचओडी कहता है कि नहीं जनाब जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, और वो रिजर्वेशन दिखाता है कि नहीं जनाब ये मत करिए,
अगर उसने रिजर्वेशंस दिखाई तो रिजर्वेशंस दिखाने का क्रेडिट आप किसको देंगे? आप कहेंगे डायरेक्टर फाइनेंस ने किया था। नहीं नहीं नहीं, ऊपर एचओडी को पता नहीं था, नीचे से हो गया था। तो इसलिए मुझे लगता अगर उसकी भी व्याख्या की होती तो और क्लैरिटी के साथ पता चलता कि कौन उस समय हेड कर रहा था फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जिस व्यक्ति ने कहा कि नहीं ये हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि एक एक्टिविस्ट ने जब इरेगुलरिटीज निकाली और सीबीआई को चिट्ठी भेजी तो सीबीआई ने 6 महीने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो को यह कंप्लेंट ट्रांसफर कर दी। कोई भी मामला जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास जाता है, किसी भी मामले में, हर मामले में सीबीआई सबसे पहले एक पीआई करती है, उसको प्रिलिमिनरी इंक्वेस्ट कहते हैं। जो आपने आरोप लगाए होते हैं उन आरोपों को तथ्यात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करती है। अगर उनको लगे कि इसमें कोई तथ्य हैं तो सीबीआई प्रोब में आगे बढ़ती है, वरना सीबीआई प्रोब में आगे नहीं बढ़ती। यहां कहा गया, उसके बाद कहा गया तमाम क्लेम्स ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जे&के और 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर अशोक कुमार परमार ने अपनी एक चिट्ठी में जो उन्होंने सीबीआई को लिखी है उसमें तमाम चीजों का उन्होंने उल्लेख किया है। उसके बाद मैं हैरान हूं कि इस पूरी कहानी में, इस पूरी कथा में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख ना तो वायर के स्टाफ ने किया, ना वायर के एडिटर ने किया और ना वायर के बड़े पत्रकार ने किया कि बैकग्राउंड क्या है इस कंप्लेंट का। इस कंप्लेंट के बैकग्राउंड में यह है कि अशोक कुमार परमार पीएचई विभाग के सचिव थे, वहां से उनको हटाया गया, उनको एआरआई ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, एआरआई ट्रेनिंग से उनको हटाकर ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज में भेजा गया और उनके लगातार विभाग बदलते रहे। उससे वो नाराज थे, ये जग जाहिर था। उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखकर यह कहा कि मेरे निजी जीवन को और जिस जाति से मैं आता हूं उसको ध्यान में रखकर यह सब कुछ मेरे साथ किया जा रहा है। यानी उन्होंने साफ तौर पर उनके और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के बीच में जबरदस्त तनातनी थी। उस तनातनी का जिक्र इस पूरी कहानी में कहीं पर नहीं है, जबकि होना चाहिए था कि बैकग्राउंड में इस चिट्ठी के ये है, लेकिन वो बैकग्राउंड बताने की कोई जरूरत पत्रकार महोदय ने नहीं समझी। उसके बाद बात आगे की गई कि उसके बाद आगे ये कहा गया कि जहां तक स्टेट हेल्थ एजेंसी का ताल्लुक है, इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए 25 दिसंबर 2020 को दस्तखत किया था और इसमें 2 साल के बाद रिव्यू था। यह भी कहा गया था कि 2 साल के बाद रिव्यू होगा और उसके बाद फिर 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जाएगा। अब आगे कहा जाता है सितंबर 2021 में, जब 1 साल भी अभी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं हुआ था, तो बजाज अलायंस ने कहा जी हम बाहर निकलना चाहते हैं। सरकार कहती है बजाज अलायंस को लॉसेस हो रहे थे, उन्होंने कहा जी हम तो इतने लॉसेस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इससे बाहर चले जाएंगे। मगर यहां पर कहा गया है कि एसएचए ने एग्री नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया इनटू फुल रिम्बर्समेंट 2021 को 15% के साथ में, और यह भी कहा कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैपेंड एज अ पार्ट ऑफ टेंडरिंग प्रोसेस बट द एडेंडम वाज आर्बिट्री। ये यहां पर कहा गया है जो एसएचए ने चिट्ठी लिखी। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आगे ये कही गई है, जब यह कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनी ने, बजाज अलायंस ने कहा हम विड्रॉ करना चाहते हैं। उसके बाद यह भी कहा आगे कि विड्रॉ करने का कारण भी बताया कि हम लॉसेस में हैं, और माफ कीजिएगा बीच बीच में इंटरनेट ब्रेक हो रहा तो इस वजह से बात पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको यह बता रहा था कि अब आप कहानी जो है वो शुरू कर दी गई सितंबर 2021 से। अब कहानी क्यों सितंबर 2021 से शुरू की गई वो साफ तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि उससे पहले कहानी शुरू करने का कोई मतलब नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं। कॉन्ट्रैक्ट किनके कार्यकाल में किस प्राइवेट एजेंसी के साथ साइन किया गया उसका कोई मेंशन नहीं। उसके बाद बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड में चिट्ठी लिखी गई है उसका कोई जिक्र नहीं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था इसका, वो कंपोनेंट ये था कि 1 मार्च 2020 को सीईओ स्टेट हेल्थ एजेंसी भूपेंद्र कुमार थे और लद्दाख के हिमांशु रॉय थे। और उसके बाद जहां तक इसी चीज का ताल्लुक है कि सितंबर में क्यों कहानी शुरू की गई, यानी स्कैम सितंबर में क्यों
उसका जिक्र किया जा रहा है। उसका जिक्र इसलिए सितंबर में किया जा रहा है क्योंकि एक डेवलपमेंट हुई इसके बीच में। 31 मई 2021 को डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बन गए। और मुख्य सचिव बनने के बाद इस स्टोरी में आगे थोड़ा सा जब आप चलते हैं तो यह बताया जाता है कि यह सारा स्कैम दिसंबर 2021 और अप्रैल 2022 के बीच में हुआ है। यानी 4 महीनों में स्कैम की बात की जा रही है। पहले का पीरियड उसमें कोई स्कैम नहीं हुआ, स्कैम अचानक हुआ और वो भी इन्हीं 3-4 महीनों के अंदर हुआ क्योंकि मॉडिफाई किया गया एग्रीमेंट को। उसके बाद आगे एक और चीज कही गई, एक ऑर्डर का रेफरेंस दिया गया है और बड़ा क्लेवरली इस ऑर्डर को भी मैनिपुलेट किया गया है। ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 49 JK-GADF 2019 डेटेड 19 नवंबर 2019। इसमें कहा गया फंड ऑथराइजेशन इन सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम इन JNK having financial implication of more than 50 crore need the approval of Chief Secretary डॉक्टर अरुण कुमार मेहता। जिस ऑर्डर का जिक्र किया गया है, पत्रकार महोदय ने अगर वो ऑर्डर पढ़ा होता तो ऑर्डर पढ़ने के बाद पत्रकार महोदय को यह पता चलता कि उस ऑर्डर के अंदर प्लानिंग डिपार्टमेंट के कंटेंट्स के बगैर जो प्रपोजिंग डिपार्टमेंट है, उस प्रपोजिंग डिपार्टमेंट के प्रपोजल तैयार करने के बाद, उस प्रपोजल को मुकम्मल तौर पर फाइनलाइज करने के बाद तब जाकर आप चीफ सेक्रेटरी के पास भेजते हैं। लेकिन पैसा रिलीज करने की ताकत चीफ सेक्रेटरी के पास है, यह उस ऑर्डर में अगर कहीं है तो उसका उल्लेख पत्रकार महोदय को जरूर करना चाहिए। बड़े पत्रकार हैं, करेंगे। उसके बाद आगे यह कहा गया कि एक नोटिफिकेशन निकली है 9 जनवरी 2020 को। इस नोटिफिकेशन भी BVR सुब्रमण्यम के टाइम की है। उसमें भी यह कहा गया है कि 20 करोड़ के ऊपर का जो प्रोजेक्ट होगा उसे हरी झंडी जो है वो LG दिखाएंगे। लेकिन मामला वही है कि आप नीचे से प्रपोजल बन के ऊपर तक जाता है और तब जाकर उसको हरी झंडी मिलती है। तो क्या इतने डिपार्टमेंटों के ऊपर, जब वो मुख्य सचिव थे ही नहीं, इतना दबदबा था अरुण कुमार मेहता का? उसके बाद यह भी कहा गया कि जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार ने तो अपनी बयानबाजी इसमें की और सरकार ने कहा कि जी ये नया कॉन्ट्रैक्ट वो 3 महीने से ज्यादा लगने थे फाइनलाइज होने के लिए, इंटरमीडिएट पीरियड था, अरेंजमेंट होना था, और उन्होंने अपनी ये कहानी कही है। मगर पॉइंट यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला सवाल तो ये है कि आखिरकार इस स्कैम की भनक स्टेट हेल्थ एजेंसी को क्यों नहीं लगी, ऑडिट को क्यों नहीं लगी, अन्य इतने विभाग हैं, किसी विभाग को इस स्कैम की भनक नहीं लगी, और स्कैम की भनक इन्हीं को, और स्कैम है क्या, बड़ा सवाल यह है। नंबर 2, इस पूरी स्टोरी में कोई समझ नहीं आता कि अरुण कुमार मेहता के सुपुत्र जो बजाज अलायंस में एक पोजीशन पर हैं, उनका नाम क्यों है, समझ में नहीं आता। आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर इतना मैनिपुलेशन था कि BVR सुब्रमण्यम भी अरुण मेहता के कंट्रोल में थे, भूपेंद्र कुमार भी उनके कंट्रोल में थे, अटल डुल्लू भी उनके कंट्रोल में थे, विवेक भारद्वाज भी उनके कंट्रोल में थे, तो मतलब फिर तो समझ से परे है कि मतलब इतना सब कुछ हो गया। और जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप पूरी स्टोरी पढ़ते हैं तो 2 बातें आपको पत्रकार के तौर पे समझ आती हैं। एक तो ये कि क्या लेक्युनाज हैं, क्या कमियां, क्या कमजोरियां आपके ड्राफ्ट में हैं। वो लेक्युनाज और वो कमजोरियां आपके ड्राफ्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर वो कमजोरियां आपके ड्राफ्ट में हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका लिखा हुआ ड्राफ्ट जो है, इस ड्राफ्ट पर आपने मेहनत ठीक तरीके से नहीं की है। चिट्ठी मिली, आपने चिट्ठी उठाई और उसी चिट्ठी को आपने दोबारा से लिख दिया, और लिखने के बाद इस चीज से कि भाई सरकार का डिनायल के मूड में आ सकती है, वो सरकार आप जानती हैं किस मूड में रहती है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने 4-5 जगह कहा भाई वहां भी सवाल भेज दो, यहां भी सवाल भेज दो, यहां भी सवाल भेज दो, जवाब नहीं आता कोई बात नहीं, बट इस तरीके से ये प्रक्रिया जो है वो मुकम्मल हो जानी चाहिए। अब यहां पर जो मैंने आपको कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है। एक तो ये कि ये बिल्कुल फैग एंड पर, जब डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की रिटायरमेंट के केवल जैसे मैंने आपको कहा 12 अक्टूबर को ये स्टोरी आई है, तो मतलब केवल 1 महीना पहले, रिटायरमेंट से 1 महीना पहले ये स्टोरी, और ये स्टोरी आती तब है जब पूर्व सचिव PHE के उन्हें हटाया जाता है अपनी पोजीशन से, उनकी ट्रांसफर होती है, उनके और चीफ सेक्रेटरी के बीच में तनातनी होती है, उसके बाद ही ये सारी चीजें पब्लिक क्यों हुई, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। अगर वाकई ऐसी कोई चीज है इसमें, तो फिर जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत सारे सवाल हैं,
इन कैरेक्टर्स का क्या रोल था, वो रोल भी तो समझ में आना चाहिए। डायरेक्टर जनरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो जम्मू थे, उनका क्या रोल था, वो भी समझ में आना चाहिए। और ये भी इस कहानी में होना चाहिए था कि जब इंश्योरेंस की फाइनलाइजेशन जम्मू कश्मीर की सरकार करती है, कितने मेंबर की कमेटी होती है, उन मेंबर्स ने जिस समय इस इंश्योरेंस को फाइनलाइज किया उनके कम कमेंट क्या थे, और सबसे बड़ा सवाल, कौन हेड कर रहा था फाइनेंस डिपार्टमेंट को? फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड कौन कर रहा था जिसने कहा कि जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? उसका जिक्र इस स्टोरी में क्यों नहीं है? तो ये सारी चीजें जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इन पर बात करना जरूरी है। बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप चोर चोर चिल्लाते हैं, लेकिन उस वक्त जब एक ऑफिसर जिसने जम्मू कश्मीर में, अगर मैं उनका पूरा कार्यकाल देख रहा था, उस कार्यकाल में जो मेरे पास डिटेल्स मैंने निकाली, उसमें वो 1997 से लेकर 98 तक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रहे, फिर सेंट्रल डेपुटेशन पर चले गए 98 से लेकर 2003 तक। जम्मू कश्मीर में वापस आए तो ट्रांसपोर्ट के सचिव थे, उसके बाद फिर सेंट्रल डेपुटेशन पर चले गए 2005 से लेकर 2012 तक, और आए तो उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर बनाया गया। उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में 3 साल तक वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर रहे। इस कार्यकाल में भी कोई आरोप नहीं। उसके बाद जब दोबारा वापस आए और वित्तीय डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को जम्मू कश्मीर में हेड किया, कोई आरोप पूरे समय, पूरे कालखंड में नहीं लगा। उल्टा रेपुटेशन एक अलग सी बन गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट के ही एक ऑफिसर ने हमें एक बार बताया, और स्टोरी भी स्ट्रेट टाइम पर आपने देखी होगी, कि अरुण मेहता ट्रांसफर्स नहीं करते। और हमने वो स्टोरी की है, आप स्ट्रेट लाइन पर उसको दोबारा एक्सेस करके सुन सकते हैं पूरी स्टोरी को। वो ट्रांसफर्स करने की बजाय एडिशनल चार्ज सिंड्रोम की एक स्टोरी हमने की थी कि भाई वो ट्रांसफर नहीं करते, एडिशनल चार्ज दे देते हैं। क्यों एडिशनल चार्ज? केवल इसलिए देते हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर मैं ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर में लोग पैसे खाते हैं, तो मैं ट्रांसफर्स कतई नहीं करूंगा। ये हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक इंपॉर्टेंट आदमी ने इनपुट दिया था, और हमने उसके बाद उस इनपुट को थोड़ा जनरेट किया, और आप, तो इसलिए ये सारे सवाल थे। मुझे लगा कि इन सवालों को आप तक और पत्रकार महोदय तक और वायर तक पहुंचाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा कैपेबल स्टाफ वायर के पास है, वो लोग इस पर मेहनत करेंगे, और ये जो सारे सवाल उठ रहे हैं बार बार, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करें।